नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन्स, इथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। आज की क्लास में हम संरूपण के बारे में सीखेंगे। यह बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 पार्ट ए का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं यूनुस रजा बेग आपका स्वागत करता हूं। ऐसी संरचनाएं जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध में मुक्त घूर्णन होने से अनेक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है, संरूपण कहलाता है। स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड सिंपली बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स आर कन्फर्मेशंस ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल होता है। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल होता है। इस रोटेशन के लिए 12 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये मॉलिक्यूल जो है इथेन का मॉलिक्यूल है। यह 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है। इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इसमें कार्बन कार्बन फ्री बॉन्ड रोटेशन के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ अनुनादी संरचना बनेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन और ऑफ इथेन। इसको समझने से पहले हम सॉहर्स प्रोजेक्शन देखते हैं। सॉहर्स प्रोजेक्शन में देखिए ये इथेन मॉलिक्यूल है। इथेन के अणु को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कार्बन 1 है हमारी, हम इस साइड से देख रहे हैं। ये हमारी आंखों के सामने कार्बन 1 और ये पीछे दूर आंखों से दूर कार्बन C2 है। इस पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है। देखिए जब हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जब बनाते हैं कार्बन 1 को आंखों के सामने रखते हैं और कार्बन 2 जो है आंखों से दूर है। तो कार्बन 1 ने कार्बन 2 को ढक लिया है, क्योंकि हम कार्बन 1 के साइड से देख रहे हैं, तो कार्बन 2 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो फ्रंट पोर्शन है, जो डार्क पोर्शन है कार्बन 1 का, 1 के 3 हाइड्रोजन है। इस पर एंगल बॉन्ड एंगल 120 के आसपास दिखाया गया है, लेकिन एग्जैक्टली ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है। देखिए 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन 1 पर, और इस ठीक पीछे भी 3 हाइड्रोजन है। ये इसे हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इन पीछे के 3 हाइड्रोजन को ये रेड कलर में देख सकते हैं आप। ये सामने का हाइड्रोजन, इसके ठीक पीछे ये ब्लैक हाइड्रोजन सामने का, ये पीछे का रेड हाइड्रोजन। ये सामने का फ्रंट हाइड्रोजन ब्लैक और ये पीछे का रेड हाइड्रोजन। ये सामने का फ्रंट हाइड्रोजन और ये पीछे का रेड हाइड्रोजन। तो इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया जाता है। इस तरह से गोल बना करके 3 बॉन्ड बनाए जाते हैं। लगभग 120 डिग्री पर रखा जाता है इसको, लेकिन एग्जैक्टली कितना होता है ये 109 डिग्री 28 मिनट। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इथेन मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 2, ये सामने का कार्बन, पीछे का कार्बन नहीं दिख रहा है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी 1 2 3 और पीछे 1 2 और ये 3, 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया जाता है। चलिए देखते हैं इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है। हिंदी में इसे ग्रसित संरूपण कहते हैं और इसे सांत्रित। तो देखिए जो मैंने पहले स्ट्रक्चर दिखाया था, अगर पीछे के कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, 60 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ बीच पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन यहाँ बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच सेंटर पोजीशन पर, इन दोनों के सेंटर पोजीशन पर ये आ जाएगा। तो इसे हम ग्रसित रूप कहते हैं और इसे सांत्रित रूप कहते हैं। देखिए विभिन्न व्यवस्थाएं बन रही। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने पर ये दोनों व्यवस्थाएं बनी।
फिर से अगर हम इस कार्बन को, पीछे के कार्बन को 120 डिग्री 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फिर से ऐसी संरचना बनेगी। देखिए इसमें पहली जो संरचना है इक्लिप्स फॉर्म इथेन का, वो लेस स्टेबल है, कम स्थायी है, और इथेन का स्टैगर्ड फॉर्म जो है ज़्यादा स्थायी। क्यों? इसके कारण को समझते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार की संरचना में एक हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये पीछे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये हम देख सकते हैं, यहाँ रिपल्सन होगा। ये सामने का हाइड्रोजन और ये पीछे का हाइड्रोजन, जिसको हमने ऐसे साइड व्यू से दिखाया है। लेकिन जब इसको हम रोटेट कर देते हैं, इसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये ठीक नीचे चला गया। ऐसी अवस्था में इसमें रिपल्सन कम है। क्योंकि सिर्फ दो तरह की संरचनाएं संभव हैं इसमें, इथेन में ये दो संरचनाएं इस तरह से दिखाई गई हैं। अगर हम इसे पीछे के हाइड्रोजन को 180 डिग्री रोटेट करें कार्बन के साथ, बॉन्ड बिना ब्रेक हुए हमें रोटेट करना है, तो ये हाइड्रोजन ये ठीक नीचे आ जाएगा और इसी तरह की संरचना बनेगी। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 इक्लिप्स फॉर्म अस्थायी है, लेस स्टेबल है, और ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रिपल्सन कम है। तो दो तरह की संरचनाएं बनी, व्यवस्थाएं बनी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने पर मुक्त घूर्णन जिसे कहते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब मुक्त घूर्णन होता है इनमें, तो ये दो तरह की संरचनाएं बनी, एक इक्लिप्स फॉर्म ग्रसित रूप और ये सांतरित रूप। ये देखिए ग्रसित रूप की एनर्जी ज़्यादा है। क्यों एनर्जी ज़्यादा है? रिपल्सन की वजह से। देखिए यहाँ पर सारे इक्लिप्स फॉर्म हैं। जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो ग्रसित संरचना सांतरित संरचना में बदल जाती है और इसकी ऊर्जा जो है कम हो जाती है। ऊर्जा कम होने से ये ज़्यादा स्थायी होता है। इन दोनों में अंतर, ऊर्जा का अंतर, रिलेटिव एनर्जी जो है, ये अंतर दिखाया गया है। इसे 0 माना गया है स्टैगर्ड फॉर्म को, तो इसे 12 किलोजूल पर मोल की एनर्जी पर दिखाया गया है इक्लिप्स फॉर्म को, संरचना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ब्यूटेन की संरचना है, संरूपण। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन यहाँ ब्यूटेन पर भी संभव है। देखिए अगर इस संरचना को देखें हम, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है और ये सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये सामने का मिथाइल ग्रुप ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, सामने का हाइड्रोजन, और पीछे के जो मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है उनको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इक्लिप्स फॉर्म है ब्यूटेन का, ग्रसित संरूपण। देखिए अगर हम इसे 60 डिग्री रोटेट करें तब क्या होगा? 60 डिग्री रोटेट करने पर पीछे के कार्बन को हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप, इन दोनों मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में आ जाएगा। इसका पोजीशन इन दोनों के बीच में होगा। देखिए इस तरह से, इसे गॉच फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल ग्रुप के बीच, सामने का मिथाइल ग्रुप और पीछे के मिथाइल ग्रुप के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसे डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। फिर से इस कार्बन को अगर मैं इस पीछे के कार्बन को 60 अंश के कोण पर घुमा दूं तो ये मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा। देखिए ये पीछे चला गया और ये इक्लिप्स फॉर्म बना। अब देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन है। तो ये ग्रसित संरचना है। ये जो संरचना है इसमें दो बड़े ग्रुप, मिथाइल और मिथाइल ग्रुप, ठीक आगे पीछे हैं। तो इसकी वजह से दो बड़े ग्रुप, बल्कि ग्रुप आपस में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तो यह संरचना जो फुली इक्लिप्स फॉर्म है ब्यूटेन का, ये सबसे अस्थायी होगा। इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को फिर से हम 60 अंश के कोण पर घुमाते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप अधिकतम दूरी पर चले गए 180 डिग्री एंगल पर।
और ऐसी व्यवस्था में यहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, तो यह एंटी फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो कितनी तरह की संरचनाएं हमने अभी तक देखा? फुल इक्लिप्स, गॉज फॉर्म। गॉज फॉर्म में मेथाइल मेथाइल ग्रुप में एंगल कितना है? 60 डिग्री। फिर इक्लिप्स फॉर्म, मेथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। और एंटी फॉर्म, मेथाइल और मेथाइल दो बड़े ग्रुप, एक जैसे बड़े ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर से इस बॉन्ड, इस कार्बन, पीछे के कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करने पर और भी संरचनाएं निर्मित होंगी, जिसे हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन अगले डायग्राम में इसे दिखाया गया है। ये देखिए, मेथाइल ग्रुप के ठीक पीछे मेथाइल ग्रुप, ये फुल इक्लिप्स फॉर्म है, ये गॉज फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये एंटी फॉर्म है। इस संरचना को जरा ध्यान से देखिए, ये भी, ये संरचना और ये संरचना। मेथाइल ग्रुप कितना डिग्री एंगल पर है? 120 डिग्री एंगल पर, सामने का मेथाइल और पीछे का मेथाइल। तो ये दोनों संरचनाएं सेम है। सिमिलरली ये संरचना, इसमें मेथाइल ग्रुप और मेथाइल ग्रुप में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसमें भी ध्यान से देखिए, मेथाइल ग्रुप और मेथाइल ग्रुप में एंगल कितना है? 60 डिग्री, 60 अंश का कोण है। तो ये दो संरचनाएं समान है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसकी होगी, सबसे कम ऊर्जा इसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। और बीच में ये गॉज फॉर्म होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है जब मेथाइल और मेथाइल ग्रुप फुली इक्लिप्स फॉर्म का है, एंटी फॉर्म जो है सबसे कम ऊर्जा रखता है। यहाँ पर देखिए, इक्लिप्स फॉर्म, फुली इक्लिप्स से कम ऊर्जा इक्लिप्स फॉर्म की है, इक्लिप्स फॉर्म की है। और इक्लिप्स फॉर्म और एंटी फॉर्म के बीच में ये दो संरचनाएं गॉज फॉर्म की है। गॉज की एनर्जी देखिए, यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो एंटी फॉर्म से ज़्यादा है, लेकिन इक्लिप्स फॉर्म से कम है। तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा बच्चों? स्थायित्व का क्रम, एंटी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर गॉज फॉर्म स्थायी होगा, फिर इक्लिप्स फॉर्म स्थायी होगा ब्यूटेन के लिए, फिर फुली इक्लिप्स फॉर्म स्थायी होगा। चलिए साइक्लो एल्केन में संरूपण देखते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस देखते हैं। साइक्लो एल्केन में अगर कार्बन 3 है, साइक्लोप्रोपेन जैसा 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा। इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3। और sp3 के अकॉर्डिंग इस पर बंध कोण कितना होना चाहिए? 109 अंश 28 मिनट, या 109 अंश 5 मिनट का एंगल होना चाहिए। तो कितना अंतर है इनमें? 49.5 डिग्री का अंतर है, 49.5 अंश का अंतर है, सबसे ज़्यादा अंतर। तो बॉन्ड एंगल को यह मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपेन जिसे कहेंगे 109 अंश पर रखना चाहेगा। क्योंकि यह नहीं रख पाएगा, क्यों? 109 अंश पे रखने के लिए ये, अगर ये प्रयास करेगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल पर, इस अणु पर बहुत ही ज़्यादा तनाव है, और इसी तनाव की वजह से यह मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होगा। देखिए, अब साइक्लोब्यूटेन की बात करें, बंध कोण कितना है? 90 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन में बंध कोण 108 डिग्री, और साइक्लोहेक्सेन में बंध कोण 120 डिग्री। तो 109 अंश के सबसे करीब क्या है? साइक्लोप्रोपेन। बेयर के अकॉर्डिंग, बेयर के हिसाब से साइक्लोप्रोपेन को सबसे ज़्यादा स्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि यह संरचना समतली संरचना नहीं होती है। यह जो गणना की गई है समतली संरचना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देखिए, बंध कोण 109 अंश से कम होने पर भी तनाव महसूस करता है मॉलिक्यूल, अणु, और बंध कोण 109 अंश से अधिक होने पर भी तनाव महसूस करता है। देखिए, यहाँ पर माइनस में दिखाया गया, बंध कोण अगर 109 अंश से ज़्यादा है तो सिर्फ डिनोट करने की कि यह इंटरनल जो बॉन्ड है 109 अंश 5 मिनट उससे यह ज़्यादा है। यह माइनस में दिखाया गया इंटरनल एंगल को। तो एंगल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा 109 डिग्री से, चाहे ज़्यादा हो मॉलिक्यूल में या बॉन्ड कम हो, अणु अस्थायी होगा और तनाव महसूस करेगा।
साइक्लोप्रोपेन में विकृति सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि यह अस्थायी होता है। जैसा हमने देखा 60 डिग्री एंगल है तो सर्वाधिक। बेयर के अनुसार साइक्लोहेक्सेन को भी अस्थायी होना चाहिए, परंतु यह स्थायी होता है। इसका कारण यह है कि यह समतली संरचना का नहीं होता। जैसे मैंने बताया, इसमें यह साइक्लोहेक्सेन दिखाया गया है, समतली संरचना नहीं है। इसमें 3 जो कार्बन है, देखिए ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये कार्बन प्लेन के नीचे चले गए हैं, और 3 कार्बन ये देखिए ऊपर चले गए। तो ये समतली संरचना नहीं होने से इसको क्या लाभ मिलता है? इसमें बंध कोण 109 अंश 28 मिनट की संभावना बढ़ जाती है, और 109 अंश 28 अंश का कोण होने की वजह से यह स्थायी हो जाता है। पहले कितना था इसमें एंगल? इसमें एंगल था 120 डिग्री। Due to non-planar structure, cyclohexane is strain free. That's why it is stable. यहाँ पर हम 2 रूप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। देखिए चेयर संरचना, कुर्सी स्वरूपण कहते हैं, और इसे बोर्ड स्वरूपण कहते हैं। बोर्ड स्वरूपण लेस स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आसपास हैं, इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। दोनों यहाँ पर मिथाइलिन ग्रुप भी आमने सामने है, क्या होगा? रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये रिपल्सन प्रतिकर्षण से स्थायित्व कम होगा। तो चेयर फॉर्म ज़्यादा स्थायी होता है। देखिए चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाया गया है यहाँ पर। ये चेयर फॉर्म है। हमें कहाँ से देखना है इसको? देखने के लिए हमें यहाँ देखिए इस बीच में से, इन जो नीचे का कार्बन है और ये कार्बन, ये 4 कार्बन एक प्लेन पर, 1 2 3 और ये 4, जहाँ पर कर्सर है ये एक प्लेन पर, और एक नीचे और ये ऊपर। यहाँ इस डायग्राम में ऐसा देखिए, प्लेन को आप आड़े बनाइए और यहाँ से देखिए तो ये कार्बन नीचे की ओर है, ये कार्बन यहाँ ऊपर की ओर है, और ये बीच में 4, ये 2 और ये 2, ठीक है। ये सामने दिख रहे हैं, इसके पीछे एक और कार्बन है, ये सामने है, इसके पीछे एक और कार्बन है। तो किस तरह की का स्वरूपण बना? यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, सामने के हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सामने के कार्बन कार्बन बॉन्ड, सामने के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये पीछे का बॉन्ड है। इनमें एंगल कितना है? 60 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 अंश का कोण बना है। यहाँ जबकि इस संरचना को देखिए, यहाँ इस बीच में से देखिएगा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में से देखिए तो ये कार्बन ऊपर दिख रहे हैं, इसके ठीक पीछे ये कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। ये सामने कार्बन और इसके ठीक पीछे एक और कार्बन है, और ये 1 2 3 और ये 4, ये यहाँ इसके ठीक पीछे एक और कार्बन है, इस कार्बन के ठीक पीछे एक और कार्बन है। तो किस तरह की स्वरूपण बना? यहाँ पर इक्लिप्स्ड, देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके ठीक पीछे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से बोर्ड फॉर्म क्या है? अस्थायी है, रिपल्सन की वजह से। यहाँ पर भी फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं। तो इनमें आपस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से बोर्ड फॉर्म क्या होगा? अस्थायी होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस बोर्ड फॉर्म के इस कार्बन को जहाँ पर एरो है और इस कार्बन को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो इस तरह की संरचना बनेगी, और इसे थोड़ा सा इक्लिप्स फॉर्म से थोड़ा सा क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। देखिए बॉन्ड एंगल सामने और पीछे के ये थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो इसमें प्रतिकर्षण कम हुआ, तो बोर्ड फॉर्म से ज़्यादा स्थायी है। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दी बोर्ड फॉर्म। चलिए एनर्जी डायग्राम देखते हैं। देखिए चेयर फॉर्म को हमने कार्बन 2 और कार्बन 3 को हमने स्टेट किया, तो ये हाफ चेयर फॉर्म बना। अभी मैंने बताया था ठीक इसके पहले ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, कार्बन नंबर 5 और 6 को हमने ट्विस्ट किया, 5 और 6 को, तो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म बना।
पूरा हमने पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं किया है। फिर से हाफ चेयर फॉर्म बना और ये दूसरा चेयर फॉर्म। तो ये चेयर फॉर्म 1 और चेयर फॉर्म 2 इंटर कन्वर्ट आपस में इस तरह से होते हैं। इस बीच में कई सारी संरचनाएं बनती है जिनमें हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर संरचना है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हाफ चेयर फॉर्म की होती है, सबसे कम स्थायी होता है ये। सबसे ज़्यादा स्थायी चेयर फॉर्म है, देखिए चेयर फॉर्म ए और चेयर फॉर्म बी। और इसके बाद स्थायित्व का क्रम ट्विस्ट बोट ज़्यादा स्थायी है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ट्रू बोट फॉर्म, और ट्रू बोट फॉर्म से भी ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर की है। देखिए चेयर स्ट्रक्चर, चेयर ए किस में चेंज हो रहा है, चेयर बी में चेंज हो रहा है, फ्लिप कर रहा है ये आपस में। तो इस बीच में ये सारी संरचनाएं बन रही हैं, इन सब का एनर्जी दिखाया गया है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है वह कंपाउंड उतना ही अस्थायी होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, इथेन मॉलिक्यूल का संरूपण, ब्यूटेन मॉलिक्यूल का संरूपण और साइक्लोहेक्सेन का संरूपण। अगली क्लास में हम इसके सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।